हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 8। इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सवाल है, बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है 7, 8, 3 या उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। 7 जिले, ध्यान रखना है, बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं पे 8 देखेंगे, 8 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड, ठीक है, झारखंड। कह सकते हैं बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, यानी 8 ही जिला उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है और 8 ही जिला झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है। वहीं पर बात करें 3 के बारे में, तो 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल के साथ जो 7 जिले जो लग रहे हैं, कौन कौन से ज़िले हैं। तो एक तो है आपका यहाँ पे पश्चिम चंपारण, एक है पूर्वी चंपारण, ठीक है, इसके बाद है सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है, सुपौल, अररिया और एक है किशनगंज। तो ये 8 जिले देखेंगे कि नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। वहीं पर हम बात करें पश्चिम बंगाल के साथ, तो किशनगंज, ठीक है, इसके बाद है पूर्णिया, इसके बाद है कटिहार, 3 जिले। वहीं बात करें झारखंड के साथ, तो अब देखेंगे यहाँ से रोहतास, ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, जमुई, इसके बाद फिर बांका या फिर भागलपुर और इसके बाद फिर है ये कटिहार। तो ये 8 जिले देखेंगे कि झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। वहीं बात करें हम उत्तर प्रदेश के साथ, तो एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट चंपारण, ठीक है, गोपालगंज, ठीक है, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और एक ही आपका यहाँ पे कैमूर। तो ये 8 जिले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतने बातों को ध्यान में रखना है, कम से कम तो इतने बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, जबकि 8 जिले उत्तर प्रदेश क्रमशः झारखंड के साथ लगते हैं। वहीं 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, गया, कैमूर या किशनगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब दक्षिण के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया, ठीक है। ध्यान रखना है, बिहार का सबसे जो दक्षिण जिला है, ठीक है, वो है गया। वहीं बात करें कैमूर के बारे में, तो कैमूर हमारा यहाँ पे सबसे पश्चिमी जिला होगा, ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला। जबकि किशनगंज के बारे में बात करें तो ये सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। और एक और याद रखिएगा सबसे उत्तरी जिला के बारे में, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो ये है आपका सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, जबकि सबसे दक्षिणी जिला गया है, ठीक है। सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया है, जो अपना सीमा साझा करता है। ऑप्शन दिया रहेगा झारखंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ये भी याद रखना होगा आप लोगों को कि कौन सा जिला सबसे पश्चिमी तो है, लेकिन ये किस राज्य से
या किस देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पे, बिहार में नलकूप से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है। बिहार में नलकूप से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है। 63%, 36% या 5.5%। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि नलकूप से 63.9 मतलब लगभग 64% नलकूप से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग 63% मान करके चलेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में 64% है तो भी सही होगा। नहर से बात करें तो नहर से लगभग 31% के आसपास भारतीय यहाँ पे सिंचाई की जाती है नहर से। ठीक है, नहर से कितना किया जाता है, 31%। ठीक है, वहीं तालाब व अन्य से बात करें हम, तालाब व अन्य से, तो ये हो जाएगा आपका 5.5%। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग में 100% आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में नलकूप से 63% या 64% दिया है तो भी सही होगा, सिंचाई की जाती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितना है। जो बिहार नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 729 किलोमीटर या 1729 किलोमीटर या 29 किलोमीटर। तो याद रखना है, बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी लंबाई है 729 किलोमीटर। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, बिहार से झारखंड को कब पृथक किया गया है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि बिहार से झारखंड को कब पृथक किया गया था। 15 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2000, 22 मार्च 2000। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक किया गया था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना % भूमि का शेयर किया गया था, अर्थात झारखंड को कितना % भूमि मिला था कुल भूमि का, और बिहार को कितना मिला था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में अवस्थित है। बताना है कोरोमंडल का मैदान भारत की, यहाँ पे खालिस्तान था, की दिशा में स्थित है। यहाँ पे खालिस्तान की दिशा में स्थित है, दक्षिणी दिशा में स्थित है, या पूर्वी में या पश्चिमी में, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, कोरोमंडल का मैदान भारत की दक्षिण दिशा में अवस्थित है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, ध्यान रखना है, कोरोमंडल का जो मैदान है वो दक्षिण भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि कोरोमंडल तट लगभग 22,800 कितना 22,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे जो अगर दक्षिण भारत में कुछ इस तरीके से, तो जो आपका कन्याकुमारी है, ठीक है, तो कन्याकुमारी से लेकर के जो कृष्णा डेल्टा है, तो कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि में स्थित है। यहाँ पे खालिस्तान होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ भी छूटा हुआ है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ खालिस्तान है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के खालिस्तान में स्थित है। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम भारत के बारे में बात करें कुछ ऐसा, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये किस दिशा में जा रहा है, एक तो इधर आपका हो जाएगा नीचे दक्षिण की तरफ, और इधर हो जाएगा आपका पूरब, तो यानी कि दक्षिण पूरब। तो ध्यान रखिएगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूरब में स्थित है, अर्थात इसका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, वहीं बात करें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये 6 डिग्री से शुरू होकर के 14 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है इसका, जबकि
अगर देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें तो 92 डिग्री से शुरू होता है और 94 डिग्री पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका अक्षांशीय विस्तार है, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है और ये आपका इसका देशांतरी विस्तार है। 6 से 14 आने की कह सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ इस तरीके से होगा तो यहाँ पे 6 डिग्री और यहाँ पे 14 डिग्री और यहाँ से 92 डिग्री और ये 94 डिग्री, इसी के बीच में फैला होगा हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? हल्दिया, कांडला, पारादीप या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कांडला जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कांडला जो कि दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ये गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह, ये ध्यान रखना है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित भी किया गया है। वहीं बात करें हल्दिया बंदरगाह के बारे में तो ये कोलकाता बंदरगाह की सहायक बंदरगाह है। ठीक है, और एक और याद रखिएगा तूतीकोरिन के बारे में, तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह पूछा जाता है अक्सर, ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी पारादीप के बारे में जानते होंगे, ये उड़ीसा में है। चलिए अगला सवाल है कि मिएंडर नामक का भूभाग खालिस्तान द्वारा बना होता है। मिएंडर नामक भूभाग खालिस्तान द्वारा बना होता है, समुद्र के द्वारा, हवा द्वारा, नदी के द्वारा, यह उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, मिएंडर नाम भूभाग नदी द्वारा बना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और मिएंडर को ही यहाँ पे विसर्प कहा जाता है। ठीक है, मिएंडर का दूसरा नाम क्या है? विसर्प, जो कि कुछ इस तरीके से आकृति बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो देख रहे हैं ये मिएंडर ही है या फिर आप कह सकते हैं इसे विसर्प कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आकृति बनी होती है जो कि नदी के द्वारा इस तरह से निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? सवाल है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तापी, कावेरी या कृष्णा या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके और भी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि कोयना। ठीक है, एक है कोयना। ठीक है, इसके अलावा कोयना के अलावा बात करें हम तो यहाँ पे कोयना है, वरना है। ठीक है, क्या है? वरना। वरना के अलावा ध्यान रखिएगा पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा। ठीक है, दूधगंगा। इसके अलावा भी कुछ है जैसे कि घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, घाट प्रभा। ठीक है, और एक है आपका माल प्रभा। तो इतना नदियों के नाम याद रखिए कम से कम। ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और ये माल प्रभा। ठीक है, और बाकी आप लोग जानते होंगे कि ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती हैं? ये महाबालेश्वर से निकलती हैं। कहाँ से? महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है और पश्चिम घाट से निकलती हैं। ठीक है, पश्चिम घाट में ही महाबलेश्वर है, तो वहाँ से निकलती हैं, जो कि ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई के बारे में बात करें, जिसकी जो लंबाई है वो है, इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और जो सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की वो है गोदावरी। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? वेवनाड झील, चिलिका झील या पुलिकट झील या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, याद ये रखना है कि पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती हैं। कौन सा झील? पुलिकट झील, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। ठीक, पुलिकट झील कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि पुलिकट झील में अरनी कलंगी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ गिरती हैं। दो नदियाँ हैं, अरनी कलंगी और एक है स्वर्णमुखी नदियाँ। ठीक है, और बाकी वेवनाड झील के बारे में जानते होंगे आप लोग, ये कहाँ है? ये तो केरल में है। ठीक है, ये सबको पता होगा, पता होना भी चाहिए। ठीक है, वहीं बात करें हम चिलिका झील के बारे में, तो चिल्का झील कहाँ पे है? कमेंट कीजिए कि कहाँ पे है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? सवाल है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, काली नदी, या फिर उपर्युक्त में से एक अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कृष्णराज सागर बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया है। और कृष्णराज सागर बांध कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? सही सही होगा। ठीक है, और कब बनाया गया था? तो ये 1932 में इसका निर्माण किया गया था। ये भी आज चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना डब्ल्यूएचएस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? अंबाला, अमृतसर, कुरुक्षेत्र, उपर्युक्त में से एक अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर अंबाला शहर स्थित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोकाचू हिमानी से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी में मिठानकोट के पास झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, और साथ ही साथ सतलज नदियाँ मिलती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। ठीक है, हमने कहा सिंधु नदी में मिठानकोट के पास। ठीक है, कौन कौन सी नदी से मिलती हैं? तो ये 5 नदियाँ मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, याद रखना है। बाकी गंगा नदी तो जानते होंगे आप लोग कहाँ से निकलती हैं, गंगोत्री यमुना से निकलती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सवाल सिंपल सा है, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है? कैसिओपिया, सप्तऋषि, इट्स मैन, जिसे सीरियस भी कहते हैं, उपर्युक्त में से एक अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सप्तऋषि नक्षत्र को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सप्तऋषि नक्षत्र को यहाँ पे द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और बाकी जो सीरियस है, एक नाम सुने होंगे, ये जो सीरियस है आपका, है ना, ये, तो इसे क्या किसके नाम से जाना जाता है? ये डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉग स्टार। डॉग स्टार। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ या पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा सवाल है कि धूपगढ़ की जो पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उपर्युक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम सभी को पता है कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। ठीक है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सवाल है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, यहाँ पे तांबा होना चाहिए था। ठीक है, ये तांबा होना चाहिए था, यहाँ पे तांबा खनन। ठीक है, तांबा खनन, सोना खनन, उपर्युक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, कुलगाड़ी में सोना खनन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, कुलगाड़ी में सोना खनन क्रिया संपन्न होती है, ये आपको याद रखना है।
और ऑस्ट्रेलिया में कुल्गाड़ी सोना का प्रसिद्ध खान है। ये कुल्गाड़ी कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कि कुल्गाड़ी सोना खनन किस देश में है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बाकी दक्षिण अफ्रीका में एक रैंड की जगह है, वहाँ पे सोना का भी विख्यात खान है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? बताना है। प्रेरी है, पम्पास है, ठीक है, पम्पास है, या फिर वेल्ड है, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या फिर में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पम्पास है। ठीक है, यह मैदान उत्तरी अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राज़ील तक फैला हुआ है। ठीक है, और इस मैदान का निर्माण पुराना व पराग्वे नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पम्पास। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चलिए सवाल है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मिस्र में, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। बात करें वहीं पे एशिया के बारे में, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, एशिया का भी याद रखिएगा। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। आपको कमेंट करना है कि ये गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? अर्थात सबसे ज़्यादा लवण जो है वो किस सागर में देखने को मिलता है? काला सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर, या उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी विकल्प दिया हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे देखा जाए तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता या लवण पाया जाता है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर वैश्विक स्तर पर बात करें हम तो सर्वाधिक लवणता जो है ना, ये वॉन झील जो कि तुर्की में है। ठीक है, वहाँ उस झील में देखने को मिलता है सर्वाधिक लवणता। कौन सा झील? वॉन झील। ठीक है, याद रखिएगा, वॉन झील ये कहाँ पे है? ये है तुर्की में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वॉन झील। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, वॉन झील। ठीक है, ये वॉन झील है। चलिए आज का आखिरी सवाल है इस टेस्ट का। सवाल है, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट है सहायता से उसी उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कूट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग चलिए सिर्फ मैच कर लेते हैं। ठीक है, ए का 1 होगा या 2 होगा, बाकी ऑप्शन हम यहाँ पे हटा दिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मैच कर लेते हैं सिर्फ। क्या बेंगलुरु में क्या देखने को मिलेगा, कोरबा में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, और जमशेदपुर में क्या है, और ये मलाजखंड में क्या देखने को मिलेगा। तो याद रखना है, बेंगलुरु में क्या मिलेगा? वायुयान। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए का 3। बी के बारे में बात करें तो बी का हो जाएगा यहाँ पे, कोरबा में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एल्युमिनियम। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे बी का 4। वहीं जमशेदपुर में क्या देखने को मिलेगा? लौह इस्पात। ठीक है, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 1। ठीक है, और क्या बचे? एक मलाजखंड जो कि हो जाएगा तांबा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।